हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने जो वादा किया था कि दृष्टि जो हर महीने मैगजीन देती है उसके सभी टॉपिक को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप भी इस मैगजीन का पाठक बन पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आपके बीच आज तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। अगर कोई पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अब हमने जो पीछे के टॉपिक देख लिए थे, तो आज है क्या एपिसोड तीसरा, जिसमें हम देखेंगे क्या करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। तो जिसमें है पहला, जैसे देखिए, संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम। हमने पहले यानी जो पहले एपिसोड है उसमें बता रखे हैं कि सभी घटनाओं को एपिसोड के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आज के जो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम में जो पहला टॉपिक है हमारा संसदीय समितियां, तो इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, हमारा ये बनाने का मोटिव ये है कि आप तक ये मैगजीन पहुंच नहीं पाता है, लेकिन आप हमारी आवाज सुनकर हल्का हल्का अगर दिख रहा होगा तो इससे आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह मेन पर्पस है मेरे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि संसदीय समितियां ना, संसदीय समितियां में जिसमें क्या कह रहा है कि चर्चा में क्यों है, क्या चर्चा में। तो हाल ही में संसद की कुछ अस्थायी समितियों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। यानी चर्चा में क्यों है, यानी क्या कह रहा है कि संसद की कुछ जो अस्थायी समितियां है ना, उनके पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। तो इसके लिए ये यानी ये चर्चा में है। तो इसके जो प्रमुख बिंदु है, क्या है इसके प्रमुख बिंदु। तो कुछ विपक्षी दलों द्वारा गृह, रक्षा, वित्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी व विदेश जैसे महत्वपूर्ण मामलों की अस्थायी समिति में विपक्षी दल के नेताओं को अध्यक्षता न दिए जाने पर आपत्ति जताई है। जिसमें क्या है कि संसदीय समितियां, तो संसदीय समितियां क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की अन्य विशेषताओं की तरह ही संसदीय समिति की अवधारणा भी ब्रिटिश संसद से प्रेरित है। संसदीय समिति से आशय संसद के सदस्यों की एक समिति जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, और यह समिति अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती है। दोस्तों, आप इसको या तो पॉज कर करके लिखने की कोशिश करें या सुन ले, आपके जैसे विचार होता है उस हिसाब से, लेकिन इसके बारे में अपडेट हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगला है क्या कि संसदीय समितियां सदन यानी संसदीय समितियां सदन या अध्यक्ष के समक्ष, यानी संसदीय समितियां किसके, संसदीय समितियां जो है सदन या अध्यक्ष के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट है कि पहली संसदीय समिति का गठन वर्ष 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। यानी यह जो संसदीय समितियां का जो मतलब पार्ट है, यह कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो हमारे संविधान में इनको जोड़ा गया है। तो यह जो इनका जो गठन किया गया था संसदीय समिति का, वह 1571 में ही किया गया था ब्रिटेन में। लेकिन भारत यानी देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी, जिसे देश की स्वतंत्रता के बाद अप्रैल 1950 में पुनर्गठित किया गया। अब इसके लिए जो क्या है संवैधानिक प्रावधान, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि संसदीय समितियों को संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी संसदीय जो समितियों हैं, है ना, उनका जो मतलब अधिकार जो प्राप्त होता है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से इनका अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद है कि गौरतलब है कि अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। अब जानते हैं कि संसदीय
जो समितियों के प्रकार है वह कितने हैं और कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि संसद में गठित समितियों को बड़े पैमाने पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जिसे अस्थायी समितियां कहते हैं, इंग्लिश में स्टैंडिंग कमिटीज। दूसरा, तदर्थ समितियां, एड हॉक कमिटीज। अगला पॉइंट है कि अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है, जो कि निरंतर रूप से कार्य करती रहती है और इनका गठन प्रत्येक वर्ष या एक नियमित अंतराल पर किया जाता है। इसके विपरीत तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं। यहाँ जो है अस्थायी समितियां किनके, संसदीय समितियों के प्रकार है, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तो अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है और तदर्थ समितियां जो होती है वह अस्थायी प्रकृति की होती है, जिनका गठन एक उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है। इन समितियों का उद्देश्य पूर्ण हो जाने के साथ ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। अगला है वित्तीय समितियां, है ना। विभागीय अस्थायी समितियां और कुछ अन्य समितियां अस्थायी समितियों की श्रेणी में आती है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां रेलवे कन्वेंशन कमेटी, है ना, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आते हैं। जिसमें क्या है, संयुक्त समितियां, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर जो संयुक्त समिति है आदि भी इस तदर्थ समितियों में की श्रेणी में आती है। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। बजटीय प्रस्तावों और महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में 17 विभागीय अस्थायी समितियों का गठन किया गया। वर्ष 2004 में इन समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं, जिसमें 21 जो है लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। संसद किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी कर सकती है। साथ ही दोनों सदन अपने सदस्यों की एक प्रवर समिति का गठन कर सकता है। संयुक्त और प्रवर समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के सांसद करते हैं और अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है। तो ये जो था कि संसदीय समितियों के प्रकार थे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि संसदीय समितियों का महत्व क्या है। तो संसद सत्र के दौरान विधेयकों एवं सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण किसी विधेयक पर बोलने के लिए सदन में राजनीतिक दल के आकार के अनुसार ही उसे समय आवंटित किया जाता है। ऐसे में अधिकांशतः सांसदों को संसद में अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, भले ही वे संबंधित विषय के विशेषज्ञ हों। इसके अतिरिक्त राजनीतिक ध्रुवीकरण और आपसी सामंजस्य की कमी के कारण संसद की अधिकांश चर्चा निर्णयविहीन ही रहती है। अगला पॉइंट है कि ऐसे में संसदीय समितियां विधेयकों पर व्यापक चर्चा हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। गौरतलब है कि ये समितियां छोटे समूह की तरह होती है, जिसके कारण इन बैठकों में प्रत्येक सांसद को चर्चा में योगदान देने का अवसर मिलता है। समय की बाध्यता। सामान्य तौर पर एक वर्ष में संसद की लगभग 100 बैठकें ही हो पाती है, परंतु संसदीय समितियों की बैठकों का आयोजन संसद सत्र के बाद भी किया जा सकता है। निष्पक्षता कि संसदीय समितियों की चर्चाएं गोपनीय और ऑफ कैमरा होती है। ऐसे में सांसद बिना किसी दबाव के संबंधित मुद्दे पर निष्पक्षता से अपना पक्ष रखते हैं। देख पा रहे हैं। बेहतर समन्वय।
संसदीय समितियां कई मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करती है और अंतर मंत्रालयी समन्वय की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही इन समितियों को किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है कि समन करने का अधिकार। तो संसदीय समिति को अपने समक्ष किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देने का अधिकार न्यायालय के सम्मन के समान है, यानी सम्मन इसी के समांतर। यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के बाद भी समिति के समक्ष प्रस्तुत होने में असमर्थ रहता तो उसे इसका कारण बताना होगा, जिसे पैनल स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। सहभागिता। कानूनों के निर्माण में सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के सांसदों को कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की अध्यक्षता दी जाती रही है। उदाहरण के लिए वर्ष 1967 के बाद से एक परंपरा विकसित हुई है जिसके तहत लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाएगा, मतलब चुना जाता है ना। हालांकि संसदीय समिति की रिपोर्ट में शामिल सुझावों को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, परंतु यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, जिससे सरकार पर आवश्यक सुधारों को लागू करने हेतु दबाव बनाने में सहायता प्राप्त होती है। अब इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं ये देख लेते हैं कि संसदीय समिति की अनदेखी। हाल के वर्षों में संसद में प्रस्तुत बहुत ही कम विधेयकों को चर्चा के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। दोस्तों एक बात रुकना चाहता हूं कि अगर अभी कभी कभी हम क्या होते हैं कि रुक जाते हैं या ये होता है तो उसके पीछे कारण है कि हम थोड़ा कैमरा को देखने लगते हैं मोबाइल पे कि रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं या आपके कैमरा में रिकॉर्ड आ रहे नहीं। इसकी वजह से मेरे नज़र कहीं और जाने के वजह से क्या होता है कि थोड़ा घबराहट जैसी हो जाती है, आवाज़ मेरी रुक जाती है। तो इसके लिए आप ये ना करें, आपको पूरे हम 100% देने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा हुआ है आप तक पहुंच जाए, है ना। कोई चीज़ जो है छूटना नहीं चाहिए जो कैमरा से बाहर ना हो पाए। इसके लिए हम थोड़ा ऊपर की तरफ देखने लगते हैं मोबाइल में कि कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो PRS लेजिस्लेटिव के अनुसार वर्ष 2014 से 2019 में समितियों को केवल 25% विधेयक भेजे गए थे। यानी समझने की कोशिश करें कि PRS लेजिस्लेटिव के अनुसार जो है ना, इनके अनुसार वर्ष 2014 से 2019 में समितियों को केवल 25% विधेयक भेजे गए थे, जबकि 14वीं जो सत्र चला था 2004 से 2009 में उसमें 60% यानी 60% और 15वीं लोकसभा जो 2009 से 2014 में 71% विधेयक भेजे गए थे। अब अगला पॉइंट है कि विधेयकों का चुनाव, यानी भारतीय संसद में विधेयकों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य नहीं है तथा इसके लिए विधेयकों के चयन को सदन अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया गया है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में सभी विधेयक समितियों को भेजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे विधेयकों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विपक्ष के सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे में इस मामले में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश संसदीय समितियों पर कार्य का दबाव अधिक होने के कारण वे वर्ष भर में कुछ सीमित विषयों पर ही कार्य कर पाती हैं। उदाहरण के लिए प्राक्कलन समिति हर वर्ष कुछ ही मंत्रालयों एवं विभागों की समीक्षा कर पाती है। अगला पॉइंट है कि बैठकों में कमी एवं अनुपस्थिति। तो 17वीं लोकसभा के दूसरे सत्र नवंबर-दिसंबर 2019 में प्रत्येक विभाग से संबंधित अस्थायी समिति की औसत उपस्थिति 54%
और तीसरे सत्र जो जनवरी और मार्च में हुआ था, जनवरी से मार्च में 48% थी। नवंबर से मार्च 2020 के बीच हुई समिति की बैठकों में 78% से ज्यादा सदस्य अनुपस्थित थे। आगे की राह क्या है कि संसदीय समितियों के अस्तित्व में आने के बाद से विपक्षी दलों के नेताओं को कई महत्वपूर्ण समितियों में अध्यक्षता देने की परंपरा कानून निर्माण प्रक्रिया में सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही यह कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को मजबूत करता है। संसदीय समितियों की बैठकों को बढ़ाने एवं इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को सभी विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व इसे स्थायी समिति को भेजे जाने पर विचार करना चाहिए। जबकि जो विधेयक कम महत्व, दोस्तों विधेयक जानते हैं ना, ये क्या होता है कि कानून जो संसद में बनाए जाते हैं, है ना, देश को चलाने के लिए, उसे विधेयक कहते हैं। यानी जबकि जो विधेयक कम महत्व के हो उन पर सर्वसम्मति से सदन में ही चर्चा कर ली जाए, है ना। तो इस तरह से क्या था कि जो संसदीय समितियां हैं उनके बारे में पॉइंट थे। तो यानी इस पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है, तो क्या है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका की समीक्षा करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो ये संभावित क्वेश्चन है, अगर आपसे बन पाए तो आप जरूर लिखने की कोशिश करें, है ना। इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने तथ्य को बताया है इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो आप खोजने की निकालने की कोशिश करें। अगला जो एपिसोड आएगा वो वीडियो, तो उस पर रहेगा हिजाब विवाद, जो आजकल ये इसकी मुद्दा बहुत ही चर्चित है। तो इस पे भी 3 स्टार देखिए लगा हुआ है ना, जैसे कि इस पे भी 3 स्टार लगा हुआ है। तो यानी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले एपिसोड में लेके आएंगे हम हिजाब विवाद। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।